मैरिटल रेप का मुद्दा एक ऐसा टॉपिक है जो शादी के रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का टेंशन दिखाता है। इस टॉपिक पर देश भर में कई वर्षों से चर्चा हो रही, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वैसे तो काफी सालों से सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करने की सोच रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार इसके लिए डेट भी फिक्स की, लेकिन किसी न किसी वजह से हियरिंग नहीं हो पाई। लेकिन रीसेंट प्रोसीडिंग में CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था, इट इज अ मैटर ऑफ लॉ, दे सेंटर विल हैव टू आर्ग्यू ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ इफ दे हैव चोजन नॉट टू फाइल एन एफिडेविट। ये बात तब कही गई जब सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रही थी, ने कोर्ट से केस को उठाने की बात की। CJI, जो नवंबर 2024 में रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट लीगल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर डिसाइड करेगी, चाहे सेंटर इस मैटर पर स्टैंड ले या ना ले। आपको बता दूं कि उसी के जवाब में अब यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की पिटीशन पर अपना स्टैंड बेंच को बताया है। ये केस ऋषिकेश साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर ने फिर से इस मुद्दे को नेशनल डिबेट का सेंटर बना दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना सच में जरूरी है या फिर एक सामाजिक समस्या है जो कानून के दायरे से बाहर है। भारत के रेप लॉ को IPC इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 के तहत डिफाइन किया गया है, जो रेप को एक अपराध के रूप में दर्शाता है। लेकिन इस सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 2, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच होने वाले सेक्सुअल एक्ट्स को रेप नहीं मानती जब तक वाइफ की उम्र 18 साल से ज्यादा है। ये प्रोविजन किसी भी तरह से नॉन कंसेंशुअल सेक्स को लीगल बना देती है, अगर वो शादी के रिश्तों में हो रहा हो। यूनियन गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट फाइल करते हुए कहा है कि मैरिटल रेप का मुद्दा ज्यादा सामाजिक है, ना कि कानूनी। सरकार का मानना है कि अगर मैरिटल रेप को कानूनी अपराध बनाना है तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बल्कि लेजिस्लेचर का है। एफिडेविट में कहा गया, द इशू कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स और टेकिंग द व्यू ऑफ ऑल द स्टेट इनटू कंसिडरेशन। द एक्ट colloquially referred to as marital rape ought to be legal and criminalized. The central government asserts that a woman's consent is not obliterated by marriage and its violation should result in penal consequences. However, the consequences of such violation within marriage differ from those outside it. Union Home Ministry ने ये भी पॉइंट आउट किया कि पार्लियामेंट ऑलरेडी मैरिड वुमेन की कंसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट रेमेडीज प्रोवाइड करती है। सेक्शन 498A अंडर द इंडियन पीनल कोड, जो क्रुएलिटी के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के थ्रू भी मैरिड वुमेन को प्रोटेक्शन मिलती है। उन्होंने कहा, द सेक्सुअल एस्पेक्ट इज बट one of many facets of the relationship between husband and wife on which the bedrock of their marriage rests. गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि लेजिस्लेचर को डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज को अलग अलग सिचुएशन में पीनल कॉन्सिक्वेंसेज वेरी करेंगे। गिवन द नेचर ऑफ द मैरिटल इंस्टीट्यूशन इन आवर सोशियो लीगल मिलियो, इफ द लेजिस्लेचर इज ऑफ द व्यू that for preservation of marital institution the impugned exception should be retained, it is submitted that it would not be appropriate for this honorable court to strike down the exception. आप तो जानते ही हैं कि इस मुद्दे को लेकर पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से एक रिस्पांस मांगा था रिगार्डिंग द अपील अगेंस्ट द स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इन द मैरिटल रेप केस। ये केस एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 IPC की वैलिडिटी को लेकर है। ये एक्सेप्शन जो शादी के रिश्तों में औरतों के कंसेंट को नजरअंदाज करता है, पिटिशनर कहते हैं कि ये उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी का उल्लंघन करता है। लेकिन सरकार से आए इस स्टैंड से एक बड़ी चर्चा खड़ी होती है, क्या शादी को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए? एफिडेविट कहते हैं, शादी के रिश्तों में एक कंटिन्यूइंग एक्सपेक्टेशन होता है जिसमें दोनों स्पाउस एक दूसरे के साथ रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस की आशा रखते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कोर्सियन या जबरदस्ती तक नहीं पहुंच सकता। इसके साथ सरकार ये भी मान रही है कि अगर मैरिटल रेप को कानून के तहत रेप माना गया तो ये एक एक्सेसिव एंड डिस्प्रोपोर्शनेट सजा हो सकती है। हालांकि केस में पिटिशनर का कहना है कि ये एक्सेप्शन मैरिड औरतों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, खासकर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत। पिटिशनर का आर्गुमेंट है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि औरत का कंसेंट इररिलेवेंट हो जाता है। ये बात एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल से जुड़ी है, कंसेंट। पिटिशनर कहते हैं कि कंसेंट किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप का मूल आधार है, चाहे वो शादी के अंदर हो या बाहर। इसलिए मैरिटल रेप को कानून से बाहर रखना मैरिड औरतों को अनमैरिड औरतों से कम सुरक्षित बना देता है। 2022 में
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। जस्टिस राजीव शेखर, जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के पक्ष में जजमेंट दिया था, उन्होंने कहा, मैरिज डज नॉट मीन अ वाइफ मस्ट कंसेंट टू हर हस्बैंड सेक्सुअल एडवांसेस एट ऑल टाइम। शी हैज एजेंसी ओवर हर बॉडी एंड द लॉ कैन नॉट कंटिन्यू टू इग्नोर दिस सिंपल फैक्ट। लेकिन उनके साथ ही जज जस्टिस सी हरिशंकर ने डिसेंट किया था, कहकर कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना शादी के संस्था को कमजोर बना सकता है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस मैटर में एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट तब आई जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के रूलिंग पर स्टे लगा दिया था, जो कि एक आदमी पर अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और इनस्लेवमेंट के एक्विजिशन को क्वैश करने से मना कर रहा था। ये केस मैरिटल रेप को लेकर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है, जिसमें आईपीसी का सेक्शन 376 का इस्तेमाल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन स्टे कर दिया। सरकार के एफिडेविट में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, कानून का गलत इस्तेमाल। सरकार का मानना है कि नॉन कंसेंसुअल सेक्स जो शादी के अंदर होता है, उससे अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए। इस बात को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हरिशंकर ने भी कहा था कि मैरिटल रेप कानून का मिसयूज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हो सकता है। एफिडेविट में लिखा गया है कि The case of a married woman and her own husband cannot be treated in the exact same manner as other cases। सरकार ने ये भी कहा है कि ये लेजिस्लेचर का काम है कि वो सेक्सुअल एब्यूज के अलग अलग फॉर्म को डिस्टिंग्विश करे और अलग से क्लासिफाई करे। इस संदर्भ में क्रिटिक्स का मानना है कि सरकार का स्टैंड एक बड़ी समस्या का प्रतीक है। एक तरफ जेंडर जस्टिस का ताल्लुक इससे है कि हर औरत, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, उसके पास अपने कंसेंट का अधिकार हो। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि शादी एक ऐसी संस्था है जो अलग कानूनी ट्रीटमेंट डिजर्व करती है, ताकि शादी के रिश्तों में कोई गलत प्रभाव ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस केस को सुन रहे हैं। ये बेंच एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कंसेंट और शादी के रिश्तों के बीच, जहां एक और सीजे ने क्लैरिफाई किया है कि वी विल डिसाइड द लीगैलिटी ऑफ द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू हस्बैंड इन मैरिटल रेप केसेस बेस्ड ऑन लीगल प्रिंसिपल। जुडिशरी अपने रोल के लिमिटेशन को भी समझती है। कोर्ट अक्सर सोशल और मोरल पॉलिसीज के मामले में कॉशियस होती है और लेजिस्लेचर पर छोड़ देती है कि वो ऐसे फैसले लें। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना एक कानूनी और सामाजिक रिफॉर्म का सवाल है। जुडिशरी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, लेकिन असली जिम्मेदारी लेजिस्लेचर पर है। सरकार ने भी एफिडेविट में इस बात को अंडरलाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कि वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट पर छोड़ दे। लेकिन जैसे जैसे पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, जेंडर जस्टिस और वुमेन्स राइट के एडवोकेट का दबाव भी अपना असर दिखाता है। पिटिशनर का कहना है कि मैरिटल रेप के अगेंस्ट कानून बनाना औरतों के बेसिक राइट के सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस मुद्दे का फैसला करेगा कि भारत अपने कानून और समाज को किस दिशा में ले जाता है। मैरिटल रेप का कानून रीडिफाइनिंग मूवमेंट हो सकता है जेंडर इक्वालिटी के लिए, या फिर एक ऐसी लड़ाई बन सकती है जो अभी कुछ और समय तक चल रही। इस मुद्दे का फैसला करेगा कि भारत अपने कानून और समाज को किस दिशा में ले जाता है। मैरिटल रेप का कानून रीडिफाइनिंग मूवमेंट हो सकता है जेंडर इक्वालिटी के लिए। एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्र।